सई फ्लोर पर बैठकर रोने लगी। एक बार फिर खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में आ ही रही थी कि यह सब हो गया। वह विभोर नाम का कांटा उसकी ज़िंदगी में इतना जहर घोल गया था कि वह चाहकर भी अपने अतीत से भाग नहीं सकती थी। सई रो ही रही थी कि वहाँ पर बड़े ठाकुर आ गए। उन्होंने उसको रोते देखा तो समझ नहीं आया कि इसके पीछे कारण क्या है, लेकिन जब उनकी नज़र उसके पास ही प्रेगनेंसी टेस्ट किट और उसके रिजल्ट पर गई तो वह शॉक्ड हो गए। उन्होंने सई से पूछा, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? सई उन्हें वहाँ देख पहले तो डर गई, फिर रोते हुए ही हाँ कह दिया। बड़े ठाकुर बोले, क्या ये बेबी तुम्हारा और आदित्य का है? सई यह सुनकर दंग रह गई। नहीं अंकल, मेरा और आदित्य का इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। इट मीन्स तुम मानती हो कि यह बेबी विभोर का है, आदित्य का नहीं। उसके अलावा मेरी लाइफ स्पॉइल करने वाला और कौन हो सकता है? मैंने आज तुम्हारी और आदित्य की कैबिन में बात सुनी है कि वो तुमसे शादी करने के लिए पागल हो रहा है। तुमने उससे हाँ कर दिया तो वह सब कुछ छोड़कर तुमसे शादी करेगा। सई ने अपनी नज़रें झुका ली। आई एग्री कि तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, बट मेरे बेटे के साथ आगे मत बढ़ो। तुम्हारे बुरे वक्त में मेरे बेटे ने तुम्हारा साथ दिया और मैंने उसे रजामंदी दी। क्या तुम ऐसे लड़के के साथ शादी करके उसकी लाइफ स्पॉइल करोगी जो सबके अगेंस्ट गया और तुमको सपोर्ट किया? उसे उसके किस गुनाह की सज़ा दोगी? और तो और इस विभोर के बेबी को भी तुम मेरे बेटे का नाम दोगी जो कि उसका खून ही नहीं। वो तो तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका है और खुद को तुम्हारे हवाले करना चाहता है। बट तुम तो सोचो कि मैं गलत नहीं हूँ। मेरे घर की खुशियों पर ग्रहण मत लगाओ सही। आप बेफिक्र रहे अंकल, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं आप लोगों की खुशी को कोई ग्रहण नहीं लगने दूंगी। मैं आदित्य को मना कर दूंगी। मैं आदित्य से बहुत प्यार करती हूँ, उसकी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। वह बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर डिजर्व करता है। बड़े ठाकुर सई का आदित्य के लिए लव कन्फेशन सुन शॉक्ड जरूर हुए, बट अभी उन्हें अपने बेटे की खुशियाँ चाहिए थी जो सई के साथ उनको नज़र नहीं आ रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके सामने रहोगी तो वह तुम्हें मनाने की अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेगा? क्या पता तुम मान भी जाओ। तुम यहाँ से चली जाओ और लौट कर मत आना। तुम चली जाओगी तो मैं किसी भी तरह आदित्य को कन्विंस करके रिया से उसकी शादी करवा दूंगा। ओके अंकल, मैं कल ही यहाँ से निकल जाऊंगी। कल नहीं, आज रात ही निकल जाओ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लाइफ टाइम रहने और खाने का अरेंजमेंट कर सकता हूँ और तुम्हारे इस बेबी को गिराने के लिए भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, बट अपने बेटे की लाइफ भी स्पॉइल नहीं कर सकता। नो अंकल, आपने बहुत हेल्प की है मेरी। ये सब मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे नासिक भेज दीजिए। वहाँ मेरी दूर की चाची रहती है, मैं उनके पास ही जाकर देख लूँगी कुछ। इसके बाद आपकी लाइफ में कभी नहीं आऊँगी। बड़े ठाकुर बोले, आई नो कि मैं तुम्हारे साथ गलत ही कर रहा हूँ, बट कोई ऑप्शन नहीं है। आई एम सॉरी। बड़े ठाकुर ने अपने भरोसेमंद ड्राइवर के साथ सई को नासिक रवाना कर दिया। वहाँ से जाने से पहले सई आदित्य के लिए लेटर लिखकर छोड़ गई। नेक्स्ट डे आदित्य बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि आज सई उसकी बात मान लेगी और वो पापा को कन्विंस करके उससे शादी कर लेगा। वो सई को कभी दुखी नहीं होने देगा और जहान भर की खुशियाँ उसके कदमों में लाकर रख देगा। वह रेडी होकर ऑफिस आ गया। उसे इंतजार था तो बस अपनी सई का। उसके पास मिश्रा जी आए। छोटे मालिक, सई फार्म हाउस में नहीं है। सर्वेंट्स का कहना है कि वो कल रात ही वहाँ से निकल गई थी, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक लेटर छोड़ कर गई है। मिश्रा जी ने लेटर आदित्य को दे दिया। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि सई इस तरह क्यों और कहाँ चली गई। उसने तुरंत लेटर ओपन कर पढ़ना शुरू किया। डियर आदित्य, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और बहुत अच्छे इंसान भी हो। तुमने और रिया ने तब मुझे सपोर्ट किया जब मैं इस दुनिया में अकेली पड़ गई थी। तुम मुझे लाइक करते हो, ये मेरे लिए खुशी की बात है, बट मैं खुद को तुम्हारी लाइफ में लाकर तुम्हें उन गुनाहों की सज़ा नहीं दे सकती जो तुमने किया ही नहीं। मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस बच्चे का बाप विभोर है। आई डोंट नो कि मैं इस बच्चे को लेकर आगे क्या डिसीजन लूँगी, बट मैं तुम्हारी लाइफ का हिस्सा नहीं बन सकती। तुम रिया के साथ शादी कर लो और ऑलवेज हैप्पी रहो। तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूँगी। प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, यही लास्ट टाइम मांग रही हूँ तुमसे। आदित्य लेटर को पकड़कर वहीं चेयर पर बैठ गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। मिश्रा जी ने उसके कंधे को पकड़ लिया। हम उसे ढूंढ लेंगे, आदित्य बोला। उसने जो मांगा है उसे वो मिलेगा। मैं उसे नहीं ढूंढूंगा, बट अगर मेरा प्यार सच्चा है तो वो खुद मुझे मिलेगी। आदित्य ने रिया और कनक को कॉल कर बोल दिया कि सई उसे छोड़कर चली गई है। वो दोनों भी सारा सच जानकर शॉक्ड थी।
रात को सई नासिक में अपने दूर के रिश्ते में लगने वाली चाची सुनीता के पास पहुंची। सुनीता का एक बेटा और बहू थे और सुनीता लालची थी। उसकी नज़र सई की प्रॉपर्टी पर थी जो उसके पेरेंट्स के बनने के बाद उसको मिली थी। सुनीता उससे प्यार का दिखावा करने लगी। सई के साथ हुए हादसे के बारे में उन्हें भी पता था। सई ने उनको बताया कि वो कुछ दिन उनके साथ रहना चाहती है और जॉब सर्च करेगी। जब उसे जॉब मिल जाएगी तो वो यहीं कहीं शिफ्ट हो जाएगी। सुनीता बोली, हाँ मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर सई बोली, मुझे आपको एक और बात बतानी है, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। सई ने सुनीता को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर सुनीता और उसकी बहू पूजा अचरज में पड़ गई। सुनीता सई को प्यार से पुचकारते हुए बोली, तो तुम क्या चाहती हो? जिस आदमी ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया और मेरे मम्मी पापा को मार दिया, मैं उसकी कोई निशानी अपने पास नहीं रखना चाहती। प्लीज़ आप किसी भी तरह मेरा अबॉर्शन करवा दीजिए। मुझे विभोर का दिया जख्म नहीं चाहिए। इस बेबी को देखकर मुझे उसकी ही याद आएगी जो मैं नहीं चाहती। पूजा बोली, क्या तुम सच में ये बेबी नहीं चाहती? नहीं। पूजा उसे शांत कराने लगी। हम कल ही डॉक्टर के पास चलेंगे, लेकिन ऑपरेशन का पैसा तुमको ही देना पड़ेगा। हम लोग इतने अमीर तो है नहीं और घर के हालात भी तुमसे छिपे नहीं हैं। अगर बेबी होगा तो कोई तुमसे शायद शादी भी नहीं करे। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं अपनी ज़िंदगी अकेले ही गुजारना चाहती हूँ। किसी की लाइफ का हिस्सा बनकर उसकी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती। सुनीता सोचने लगी कि अगर सही शादी नहीं करना चाहती है तो इसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा। उसने सोचा कि उसकी बहू को मेडिकल परेशानियों की वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। 7 साल हो गए हैं, अभी तक तो उसने कंसीव नहीं किया है, तो आगे भी क्या कर लेगी। क्यों ना सही के बेबी को गोद लेकर अपने बेटे बहू को दे देती हूँ। इससे हमारे घर को बेबी भी मिल जाएगा और सही अभी ना सही लेकिन बाद में इसे अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी दे देगी, क्योंकि शादी तो यह करेगी नहीं तो क्या अपनी जायदाद साथ लेकर ऊपर जाएगी। अभी इसे बच्चा बुरा लग रहा है, लेकिन जब हो जाएगा तो इसके दिल में ज़रूर ममता जाग जाएगी। इस तरह मेरे घर में बच्चा भी होगा और सही की प्रॉपर्टी भी हमको मिल जाएगी। सही को आराम करने का बोलकर सुनीता पूजा को अपने साथ ले गई और अपने बेटे उमंग के पास पहुंची। उमंग को सब बताकर सुनीता बोली, मुझे लगता है कि तुम दोनों को सही की बेबी को गोद ले लेना चाहिए। उमंग बोला, मम्मी कैसी बातें कर रही हो, हमें हमारा बच्चा चाहिए, किसी और का नहीं। पूजा भी बोली, हाँ, और यह तो रेप की वजह से पैदा होने वाला बच्चा है। ऐसे किसी बच्चे को मैं अपना नाम नहीं दूंगी। इसकी माँ तो खुद इसे नहीं चाहती है, तो हम क्यों इसे ले। 7 साल हो गए हैं तुम लोगों को, पर कुछ नहीं। अगर तुम दोनों के भरोसे बैठी रही तो मेरा खानदान ही खत्म हो जाएगा। पूजा बोली, मम्मी पर वो हमारा खून तो नहीं हो सकता ना। सुनीता ने उसको गुस्से से आंख दिखाई। इस घर की मालकिन मैं हूँ और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगी। अगर तुम लोगों को मेरी बात नहीं माननी है तो निकल जाओ मेरे घर से। पूजा और उमंग चुप पड़ गए, क्योंकि उमंग की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही थी और वह एक अच्छी सैलरी वाली जॉब की तलाश में था। इस समय घर का खर्चा सुनीता के स्वर्गीय पति की पेंशन से चल रहा था, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह सुनीता के खिलाफ खड़े हो सके। उन पर अपनी इच्छा जबरदस्ती थोपकर सुनीता सई के पास आई और झूठी हमदर्दी दिखाते हुए बोली, भगवान की भी अजीब लीला है। जहाँ लोग पानी को तरसते हैं वहाँ एक बूंद भी बारिश नहीं करता, और जहाँ पानी है वहाँ बाढ़ ला देता है। सही बोली, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी चाची। सुनीता झूठे आंसू बहाते हुए बोली, मेरे बेटे की शादी को 7 साल हो गए हैं, ये तुझे मालूम ही है, लेकिन आज तक संतान सुख नहीं मिला है। पूजा ने 2-3 बार आत्महत्या का भी सोचा है। आस पड़ोस वाले उसे बहुत गंदा गंदा बोलते हैं। मुझे तो लगता है कि मैं भी अपने पोतों पोतियों का मुंह देखे बिना ही मर जाऊंगी, लेकिन अभी जब तुम आ गई हो तो मुझे एक आशा की किरण दिखी। सही बेटा, जीव हत्या पाप है इस बेबी की। इसके पिता के गुनाह में क्या गलती है? तुम एक काम क्यों नहीं करती बेटी? तुम ये बेबी पैदा करके हमें दे दो, हम उसे गोद ले लेंगे। मेरे बेटे बहू उसे अपना नाम दे देंगे और अच्छे से पालेंगे। इससे बच्चे की हत्या भी नहीं होगी और मेरे खानदान को वारिस भी मिल जाएगा। तुम आसपास ही रह लेना और अपनी आंखों से बच्चे को बड़ा होते देखना। प्लीज़ इनकार मत करना, तुम हमारी आखिरी आशा हो। सही सही तो पहले एग्री नहीं कर रही थी, लेकिन सुनीता के कहने पर विभोर के दिए जख्म को इस दुनिया में लाने का फैसला किया। आप उस बेबी को ले लेंगी ना? मैं उसे अपने साथ नहीं रखूंगी। सुनीता ने प्रॉमिस कर दिया। ठीक है। कुछ टाइम बाद सई को स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई थी। वो अपनी पुरानी लाइफ को ख़त्म कर आई थी
और नई लाइफ स्टार्ट की थी। सुनीता सई का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि तभी तो उसको बेबी और प्रॉपर्टी दोनों मिलेंगे। पूजा और उमंग से उसने सई को कुछ भी बोलने से मना कर रखा था। वह लोग भी सोचकर चुप थे। सई अपनी सैलरी उनके घर खर्च में ही उठा देती थी। सई सब कुछ भूलकर इस नई लाइफ में एडजस्ट कर रही थी, लेकिन फिर भी आदित्य को नहीं भूल पा रही थी। वह सोचती थी कि आदित्य और रिया की शादी हो गई होगी, वो उसे भूलकर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका होगा। इसी तरह 4 महीने बीत गए। सई अभी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। जिंदगी में वो खुश तो नहीं थी, लेकिन दुखी भी नहीं थी। यहाँ उसके साथ हुए हादसे को कोई नहीं जानता था और सुनीता ने आस पड़ोस वालों को कह दिया था कि सई का पति विदेश में नौकरी करता है। सई ने उनसे इस बात का अपोज किया तो उन्होंने कह दिया कि लोग फिर गलत बातें बनाएंगे, इसलिए कहा है। आज सई स्कूल गई तो पता चला कि प्रिंसिपल की माँ की डेथ हो गई है, तो आज स्कूल की छुट्टी है। सई वापस लौट पड़ी। जब वो वापस घर आई तो उसने सुनीता को अपने बेटे बहू से बात करते हुए सुना। पूजा बोली, मैं किसी और के गंदे खून को अपना नाम नहीं दे सकती। मम्मी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। कल को हमारा खुद का बच्चा हो गया तो फिर हम इस सई के बच्चे का क्या करेंगे? सुनीता बोली, आज तक इतने सालों में तो तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या हो जाएगा? जब सोने की मुर्गी हमारे पास है तो क्यों परेशान होते हो? बेचारी अपना सैलरी हमारे घर पर खर्च कर देती है और फिर कल को खुद ही बच्चा भी दे देगी। पूजा बोली, पर मम्मी, मुझे मेरा ही बच्चा चाहिए, किसी दूसरे का नहीं, और वह भी रेप से पैदा हुआ तो किसी कीमत पर नहीं। तेरे दिमाग में कचरा है। अगर बच्चा नहीं हुआ तो कल को बुढ़ापे में सई का बच्चा ही काम आएगा, तब उससे खूब सेवा करवाना, और अगर बाद में कभी तुम्हारा खुद का बच्चा हो जाए तो सई के बच्चे को नौकर की तरह रख लेना। लेकिन जब सई अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम कर दे, उसके बाद ही अपना रंग दिखाना। सई शॉक्ड थी कि वो 4 महीने से भी ज़्यादा वक्त से जिन लोगों के साथ रह रही थी वो बस उसका इस्तेमाल कर रहे थे, पर उसने उन्हें अपना माना था। सई बेबस सी वहीं बैठ गई और सोचने लगी कि अब तो वह चाहकर भी इस बेबी को गिरा नहीं सकती थी। सई एक ऐसे भंवर में फंस गई थी जहाँ से ना तो वो निकल सकती थी और जहाँ वह रह भी नहीं सकती थी। सई को खुद से ही नफरत होने लगी। उस अनचाहे गर्भ ने सई को बुरी तरह जकड़ लिया था और उसकी कैद से वह खुद को रिहा भी नहीं करवा सकती थी। सई अपने रूम में आई और अपना सामान बांध घर से बाहर जाने लगी कि तभी सुनीता और उसके बेटे बहू ने बाहर आकर उसे देख लिया। सई को ऐसे सामान के साथ जाता देख उन्होंने उसे रोका। सुनीता बोली, क्या हो गया? तुम कहाँ जा रही हो? सई गुस्से से बोली, मैंने आपका सारा सच आपके ही मुंह से सुन लिया है। मैंने आप लोगों को अपना माना, इसलिए तन मन धन से समर्पण दे रही थी, लेकिन आप लोग सब फ्रॉड है। आपने अपने लोभ में मुझे एक ऐसे दलदल में फंसा दिया है जहाँ से मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब इस बच्चे को मैं आपको भी नहीं दे सकती और ना ही अपने साथ रख सकती हूँ। मैं अब इससे छुटकारा भी नहीं पा सकती। आपकी वजह से मुझे इस पाप को जिंदगी भर ढोना पड़ेगा। सई रोते हुए वहाँ से चली गई, लेकिन जाने से पहले वह उन लोभी लोगों से अपने सारे रिश्ते खत्म कर गई थी। सुनीता उसे जबरदस्ती रोक लेती, लेकिन सई के चिल्लाने की वजह से आसपास के लोग जमा हो गए थे और सबको उसके लालच का पता चल गया था, तो वो उसे रोक नहीं सकी। सई घर से बाहर तो आ गई थी, लेकिन अभी उसके पास रुपए भी नहीं थे कि वो अपने लिए रेंट पर घर ले सके। वो तो सारा रुपया सुनीता की फैमिली पर खर्च कर चुकी थी। वह रोड पर एक किनारे बैठ गई और सोचने लगी कि इधर से कहाँ जाए। थोड़े टाइम बाद वहाँ से उसका स्कूल का कलीग मनोज जा रहा था। वो सई को ऐसे सड़क पर बैठे देख रुका और उसके नज़दीक आया। सई मैम, आप यहाँ बीच सड़क पर क्यों बैठी है? मैं एक घर की तलाश कर रही हूँ, मनोज बोला। रहने के लिए? हाँ, पर आप तो अपनी बुआ के साथ रहती थी ना। क्या आपको उन्होंने घर से निकाल दिया? नहीं, मैं खुद ही वहाँ से आ गई हूँ। कभी कभी हम कांच की चमक को देखकर उसको हीरा समझ लेते हैं, वही मेरे साथ हो गया। सारे रिश्तेदार का यही हाल है। अभी क्या सोचा है? कोई ठिकाना ढूंढूंगी। तो आप एक काम क्यों नहीं करती? मेरे साथ चलिए, जिस घर में मैं रहता हूँ। सही थोड़ा सोचने लगी कि मनोज बोला, डोंट वरी, मैं अकेले नहीं रहता हूँ, वहाँ पर मेरे साथ मेरी आई भी रहती है। तुम्हारी प्रेगनेंसी को 7 मंथ हो गए हैं ना, तो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, और इस सब में मेरी आई होगी तुम्हारे साथ। ऊपर वाले फ्लोर पर भी 2 किराएदार है। सई मनोज के साथ जाने को राजी हो गई, क्योंकि उसके पास और कोई ठिकाना भी नहीं था। फिर मनोज को वो लास्ट मंथ से जानती थी।
बिकॉज तभी उसने स्कूल ज्वाइन किया था। प्रेगनेंसी में एक लेडी की ज़रूरत भी थी उसे। मनोज ने उसका बैग लिया और अपनी कार में सई को बैठाकर अपने रेंट वाले घर पर ले गया। मनोज ने अपने घर के ऑनर से बात कर ली थी और सई को रेंट पर रूम दिलवा दिया था। मनोज और उसकी आई सुधा सई के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। सुधा तो कई बार उसके हाथ पैरों की मालिश भी कर दिया करती थी और कभी कभी काढ़ा वगैरह भी दे देती थी। सब कुछ ठीक जा रहा था। सई को इस नए घर में शिफ्ट हुए 1 वीक हो चुका था। आज संडे था तो वह घर के कुछ ज़रूरत के सामान लेने अकेले ही मार्केट निकल गई। मार्केट में वो खरीदारी कर ही रही थी कि उसकी नज़र एक शॉप पर खड़े आदित्य पर पड़ी। उसे उधर देख सई शॉक्ड थी कि ये बनारस से यहाँ क्या करने आया है। क्या इसे पता चल गया है कि मैं यहाँ हूँ, या इसके यहाँ होने का कोई और रीज़न है? अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।